नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को कांगड़ा जिले के शीतकालीन प्रवास पर पहुंचे, जहां साई ग्राउंड के हेलीपैड पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों, कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका यहां पहुंचने पर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने धौलाधार फूड स्ट्रीट का शिलान्यास और महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रघुबीर बाली, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया और धर्मशाला कार निगम की मेयर मीना शर्मा मौजूद रहे। और राहुल गांधी के लिए बयान पर नेताओं प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो देश के खिलाफ जंग का ऐलान है। किसी नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी अब देश के विरोध पर उतर आया है और ये शर्मनाक बात है। इंडियन स्टेट से लड़ाई की बातें हमेशा एंटी नेशनल और एलिमेंट्स के द्वारा की जाती रही है और आज देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की सर्वेसर्वा भी वही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी भारत के संविधान की शपथ लेने हैं और साथ ही कहते हैं कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। क्या विपक्ष के नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब पूरा देश सेना दिवस मना रहा था, देश की सेना के बलिदान, शौर्य, साहस का गुणगान और नमन कर रहा था, उस समय देश के नेता प्रतिपक्ष इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई का इरादा जता रहे थे। उन्हें पूरे देश को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ जंग का ऐलान है। इस बयान को सुनकर के पूरा देश जो है वो हैरान है और किसी भी नेता से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते मैं समझ रहा हूं कि राहुल गांधी अब देश के विरोध करने पर उतर आए हैं। इंडियन स्टेट से लड़ाई की बातें हमेशा एंटी नेशनल एलिमेंट के द्वारा ही की जाती हैं और आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सर्वेसर्वा भी वही बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूरा देश सेना दिवस मना रहा था, देश की सेना के बलिदान, शौर्य, साहस का गुणगान और नमन कर रहा था, उस समय देश के नेता प्रतिपक्ष इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एक दिवसीय शिमला दौरे पर हैं। इस दौरान राज्य मंत्री ने आज शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का दौरा किया और मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने पर बधाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करेगा। इस स्टेशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ये परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित की जाएगी। परियोजना को पहले 2030 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन गगनयान के स्पेस फ्लाइट मिशन और कोविड-19 महामारी के कारण हुई देरी के कारण इसे 2035 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शिमला ब्रिटिश काल में देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। IMD के आज 150 बरस पूरे हुए। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और उन्हें केंद्रों में से है जो आरंभिक दौर में स्थापित किए गए थे। सबसे पहले तो पूर्वोत्तर में उस समय एक बड़ा तूफान आया था और जब अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पर आपदाएं भी आती हैं, कभी कभी अनफोर्सीन वेदर भी रहता है, अनफोर्सीन कैलेमिटीज भी होती हैं, तो उसको चलते हुए वहां से शुरुआत हुई और शिमला में बहुत समय तक, लंबे समय तक अंग्रेज राज के दौरान जो नेशनल हेडक्वार्टर्स था वो भी शिमला ही था। बाद में पुणे शिफ्ट हुआ, तो फिर जब आज़ादी के बाद राजधानी दिल्ली रहा तो वहाँ, लेकिन शिमला चूंकि इसकी टोपोग्राफिकल और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, इसको आज भी दूसरे सेंटर्स की तुलना में थोड़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इसका औचित्य भी ज़्यादा रहता है, इसका दायित्व भी ज़्यादा रहता है। और हमारे लिए ये संतोषजनक बात है कि अब हमारी फोरकास्ट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की कैपेबिलिटीज लगभग
उसी स्तर की हैं जैसे कि किसी और देश में, बल्कि उससे बेहतर, बल्कि हम दूसरे देशों को भी जानकारी साझा कर रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान नई माइनिंग पॉलिसी और राजस्व बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 2023 में 200 करोड़ राजस्व जुटाया था, जो कि 2023-24 में ये बढ़कर 310 करोड़ रुपए हो गया। वहीं 2025-26 के लिए 350 करोड़ राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि माइनिंग विभाग को सुदृढ़ करने और स्टाफ बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही ऊना में नए स्टोन का क्रशर और सभी प्रकार की लीज बैन करने का बात कही गई है और वही बड़ी परियोजना में लगने वाली सामग्री के लिए माइनिंग लीज 80 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए प्रति टन की है। मैंने हिदायत दी, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये जो एजेंसीज हैं, इनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो कितना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो इनके डीपीआर में जो हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो और एक्चुअल में वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये हमने आज हिदायत दी है। और हम सख्ती से हमने कोशिश करेंगे कि इलीगल जो है वो जो ये हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले हैं ये भी ना करें। और फिर मैंने एक और बात कही है माइनिंग डिपार्टमेंट को कि जहाँ पर जेन्युइन यूज़ है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर बनाना चाहता है या लैंड डेवलप करना चाहता है या कोई और एक जेन्युइन काम है, उसको भी हमने एक लिबरल एटीट्यूड अपना करके हम उसको परमिशन देंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम अगर परमिशन डिनाई करते हैं तो वो इलीगली उस मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कर देता है, जिसके हमको रॉयल्टी नहीं आती है। मगर ये हमने सिर्फ जेन्युइन और एक्चुअल केसेस में जहाँ पर कि व्यक्ति जिस इंटेंशन से अप्लाई कर रहा है उस इंटेंशन उसकी है, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रेवेन्यू बढ़ाने की। और कांग्रेस लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है, जिसके जवाब में बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। वहीं शिमला में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभियान की शुरुआत करने के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने कि संविधान को अपनी सहूलियत के हिसाब से संशोधित किया है, वो संविधान के खतरे में होने की बात कह रही है, जबकि पीएम मोदी कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और 1952 में अंबेडकर को हराने का कांग्रेस ने काम किया और उनके देहांत पर मृतक शरीर का अपमान किया। लेकिन मोदी सरकार ने अंबेडकर के सम्मान में 5 स्मारक बनाए और उन्हें भारत रत्न भी दिया। कांग्रेस ने जो संविधान से मजाक किया है उसे बीजेपी इतनी आसानी से भूलना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने एक देशव्यापी स्तर पर अभियान प्रारंभ किया है, संविधान पर्व जिसका नाम रखा गया है, और जागरूकता पैदा करनी कि संविधान के प्रमुख बिंदु क्या है और संविधान का संरक्षण करने, उसके मूल्यों का पालन करने, उसकी मर्यादाओं को बरकरार रखने और उसकी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गत 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, उनके द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा क्या क्या भिन्न भिन्न कार्य किए गए, कुछ एक मील के पत्थर भी रहे। और ये इसलिए भी करना आवश्यक महसूस हुआ कि कुछ एक समय से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दुष्प्रचार प्रारंभ किया गया है, जिसमें ये भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस ने तो संविधान का बड़ा संरक्षण किया हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान विरोधी है। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने जो है शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि संघ की कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। संघ ने शिक्षा विभाग के निदेशालय द्वारा जारी की गई एक्सपोजर दूर पर जाने वाले प्रतिभाओं के जो है चयन के मापदंडों पर आपत्ति जताई है, जिस पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन किया गया है और इस संदर्भ में संघ ने लिखित में शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने कहा कि चयन का आधार शिक्षक द्वारा दिए गए रिजल्ट और मेरिट लिस्ट में आए नाम होना चाहिए और न कि उनकी डिग्रियां और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अवार्ड होने चाहिए। इस दिशा में दोनों निदेशालयों में एक जैसा चयन प्रक्रिया को समरूप बनाया जाए और निदेशक
प्रारंभिक द्वारा जारी की गई सूची को रद्द कर नए क्राइटेरिया के आधार पर नाम फाइनल किया जाए। वही स्थिति पैदा होगी। मैंने हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री से इस बात को लेकर पहले चर्चा की थी कि भाई जो क्राइटेरिया बनेगा उसमें थोड़ा सा कंसल्ट करके क्राइटेरिया बने तो ज़्यादा बढ़िया है। और इस बार दुर्भाग्यपूर्ण हुआ क्या कि क्राइटेरिया में जो एकेडमिक होता है, रिजल्ट, टीचर्स की परफॉर्मेंस कैसी देखी जाती है उसके रिजल्ट के आधार पे। टीचर की एफिशिएंसी क्या होती है कि उसके रिजल्ट कितने परसेंट है, कितने बच्चे उसके मेरिट में है, कितने बच्चे उसके फर्स्ट डिवीज़न में हैं और कितने परसेंट रिजल्ट उसने ओवरऑल दिया। तो ना तो डायरेक्टर एलिमेंट्री ने रिजल्ट का कोई भी क्राइटेरिया में एक नंबर भी नहीं रखा। शमशान घाट में अब मुर्दे जलाने के लिए लोगों को दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां, इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा खैर की लकड़ी को छोड़कर सभी तरह के पेड़ों की कटान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना है, जिसके चलते अब शमशान घाट पे लकड़ी की कमी है और नगर निगम ने जिस ठेकेदार के साथ करार किया था वो अब लकड़ी देने से असमर्थ है। और ऐसे में यदि ये पेड़ कटान पर प्रतिबंध रहा तो मुर्दों के लिए लकड़ी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। नगर निगम आयुक्त एकता कपटा ने बताया कि नगर निगम ने जिसे ठेकेदार के साथ करार किया था वो उन्हें 540 रुपये प्रति क्विंटल लकड़ी दे रहा था, लेकिन अब उसके पास लकड़ी खत्म होने वाली है जो है वो प्रतिबंध के चलते पहुंचा नहीं पा रहा है। वहीं अब वन विभाग के धर्मपुर डिपो से 1130 रुपये प्रति क्विंटल लकड़ी खरीदी जा रही है। वहीं माल भाड़ा अलग से देना पड़ रहा है, जिस वजह से निगम पर भार पड़ रहा है। ये जो हमारी फ्यूनरल बिड जो होती है चंबा घाट में, जो एमसी प्रोवाइड करती है लोकल फ्यूनरल के लिए लोगों के, उसको हमने एक कॉन्ट्रैक्ट टेंडर के माध्यम से अवार्ड किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया हुआ है जो हमें वहीं पर लकड़ी प्रोवाइड करते थे 540 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा अभी भी इन ऑपरेशन है, लेकिन इसमें ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है वो ग्रीन फैलिंग पे जो बैन लगाया है, सभी तरह के पेड़ों की फैलिंग पे बैन लगाया है, सिर्फ खैर को छोड़ के। तो उससे क्या हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टर की लकड़ी जो कटी हुई भी थी वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे और नई फैलिंग पे तो टोटल बैन लग ही चुका है। तो हमें जो है वो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल वुड हो गया था, मतलब कि लगभग 3-4 बॉडी के लायक ही हमारे पास लकड़ी बची थी और कॉन्ट्रैक्टर ने मना कर दिया था कि वो और प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में जो है दांचली बार हिमाचल हुआ है और हिमपात हुआ है, जबकि नोहरा धार हरिपुर धार में चौथा हिमालय हिमपात हुआ है। बताते चले गुरुवार सुबह के बाद नोहरा धार हरिपुर धार में हल्की हल्की बर्फबारी हुई, मगर साथ लगती चोटियों पर बर्फ गिरने से सिलसिला जारी रहा, जिससे कि पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है और बर्फबारी होने के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। चूड़ेश्वर सेवा समिति के सदस्य माया राम पुंडेर ने बताया है कि चूड़धार में बर्फबारी के कारण मौसम ठंडा हो गया है। हिमपात से क्षेत्र के तापमान में भारी गिरावट हुई है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रभाव बढ़ गया है। किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि किसान अब आलू लगाने की तैयारी में रह गए, अभी लहसुन गुड़ाई रहेगी, बागवान बगीचे वाले भी काफ़ी खुश हो गए। तो मेरा सभी से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि रोड पे भी ये परत जमनी शुरू हो जाएगी जैसे ही मौसम की पलक खुलती है, जैसे फिसलन रहेगी और कई जगह पे काफ़ी घनी बर्फबारी हो रही है और कई जगह पे थोड़ी मीडियम हो रही है। तो सभी किसानों के चेहरे पे ये रौनक दिखाई देगी। मतलब चौथी बार इस बार बर्फबारी हुई है, तो जैसे ये बर्फबारी हो रही है तो ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे किसानों के लिए तो एक अमृत जिसको कहा जाता है, तो उस तरह से ही ये बर्फबारी और जो बारिश हो रही है तो ये अच्छी है। तो जितनी भी बर्फबारी होगी तो इससे आड़ू, सेब है, आड़ू है, पलम है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं तो इनके लिए एक जीवन दान, मतलब जैसे कि जीवन दान ही है, एक किस्म से जीवन दान ही बोलेंगे हम इसको। और जो हमारे पानी के स्रोत है ये भी बढ़ेंगे जितनी बर्फबारी होगी। और इस बार बारिश है मतलब बीच में ठीक अच्छी हो रही है, जितनी भी ज़रूरत थी तो ज़रूरत से ज़्यादा वैसे चाहिए थी, पर अभी जितनी भी हो रही है वो अच्छी ही हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।